नमस्कार साथी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उदात्त सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक हैं लोजाइनस जी। इसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ साथियों। लोजाइनस का उदात्त संबंधी अवधारणा बहुत गहन और व्यापक है। तो इसकी परिधि क्या है क्या इसका अर्थ, वो भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ दूसरे पॉइंट में। उदात्तता की परिधि में मनुष्य की स्वभावगत, मतलब उसका स्वभाव भी आ जाता है। प्रवृत्तिगत, मतलब उसकी विशेषताएं। प्रवृत्तिगत वरीयता, प्रबल भावानुभूतियाँ, महान विचार, असाधारण और दिंगत व्यापी कल्पना। असाधारण और दिंगत व्यापी होता है जहाँ पर दिशाओं का अंत हो जाता है, मतलब सोच जहाँ पर अंत हो जाती है, उस कल्पना तक सोचना, क्षितिज तक सोचना, ऐसा कहा जा रहा है। गरिमामय शांति, उदाम आवेग और विलक्षण मौन का समाहार होता है उदात्त। ठीक है, जो तो कोई पूछ ले तो ये आप याद रखिएगा। सभी पॉइंट उदात्त सिद्धांत के अंदर आते हैं। तीसरा पॉइंट है उदात्त के सर्वाधिक उदाहरण ग्रीक साहित्य में मिलते हैं। वैसे भी यूनान का साहित्य ही जो है हम कहेंगे कि काव्य सिद्धांत में सबसे पहले अस्तित्व में आया था। तो यही कारण है कि उदात्त के सिद्धांत से संबंधित जो सर्वाधिक उदाहरण मिलते हैं वो ग्रीक साहित्य में ही मिलते हैं। जो ग्रीस जैसे बोला जाता है, तो ग्रीक वहाँ की भाषा है। तो जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मक और आनंद को काव्य जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मक और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना, वहीं लोजाइनस कहते हैं, लोजाइनस ने आनंदानुभूति को काव्य और कला का मूल उद्देश्य माना है। और आनंदानुभूति, भावानुभूति, ठीक है, तो ये उदात्त की सबसे बड़ी विशेषता है। लोजाइनस ने क्या माना कि आनंदानुभूति ही काव्य और कला की विशेषता है। आगे साथियों, उदात्त के जो तत्व हैं इनके बारे में बहुत पूछ लिया जाता है, खासकर इन कितने हैं, 5 हैं। और ये तो सभी याद करके बैठे रहते हैं कि 5 है, लेकिन उनके नाम साथियों कोई याद नहीं करता है। बहुत कम लोग याद करते हैं, कोई याद नहीं करता, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत कम जो लोग याद रखते हैं, लेकिन हम आपको याद करवाएंगे। पहला जो स्रोत है उदात्त का, या तत्व माना जाता है उदात्त का, उदात्त सिद्धांत का, तो वो है महान विचारों को धारण करने की शक्ति। क्या है? महान विचारों को धारण करने की शक्ति। बस इतना याद रखिए, लेकिन थोड़ा सा बीच में समझा देते हैं। लोजाइनस के अनुसार अगर महान विचार न होते तो प्रतिभा का उन्मेष संभव नहीं है, इसलिए विचारों की महानता उदात्त सृजन की पहली शर्त है। ठीक है, अगला जो तत्व है वो है भावों की प्रबलता। भावों की प्रबलता विचारों की उदात्तता से संभव होती है। आत्मा का प्रकाश और विचारों की ऊर्जा ही भावों की तीव्रता में परिवर्तित होती है। अगला, अलंकारों का समुचित प्रयोग। देख लीजिए, ये भी अलंकारों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, तो समझिए इसको, अलंकारों का समुचित प्रयोग तीसरा तत्व है। अलंकारों की सिद्धि उनके इस तरह के प्रयोग में है कि रचना की अंतर वस्तु और अलंकार के बीच अंतर ना दिखाई पड़े। आगे है भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति, ये चौथा तत्व है। क्या है? भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति। जैसे पढ़ते हैं, पद योजना की रमणीयता। पद योजना क्या होती है? जब शब्दों को एकत्रित करके वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द पद बन जाते हैं, जो रूप योजना भी कह सकते हैं। तो भाषा के अभिजात अभिव्यक्ति में क्या है कि पद योजना की रमणीयता रचना को जीवंत बनाए रखती है। कहता है कि जितने अच्छे शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है, उससे क्या हो, रमणीयता आएगी। रमणीयता मतलब मन को मुग्ध कर देने वाली जो रचना बन जाएगी वो, ठीक है, पद योजना से, और वो जीवंत कहलाएगी, मतलब जीवन देने योग्य योजनाएं, जीवन देने योग्य भाषा कहलाएगी। यही तो है उदात्त तत्व। ठीक है, आगे पद योजना ऐसी हो जिससे अर्थ का चमत्कार पैदा हो। ये भी कहा जाता है, अलंकारों से अर्थ का चमत्कार पैदा होता है, पद योजना से होता है। चमत्कार मतलब ऐसा लगे कि हाँ यार, इसमें कुछ है बात। आगे, परिचित बात को रचनात्मक ढंग से व विशिष्टता से कहना ही रचना में उदात्तता लाना है। आगे साथियों, अंतिम जो तत्व है, 5वां तत्व माना क्या है, क्या उसके बारे में पढ़ते हैं।
उदात्त का पांचवा तत्व गरिमा में और भव्य रचना विधान। रचना की गरिमा का अर्थ है पदों का सम्यक क्रम विन्यास, की पदों का ऐसा ऐसा स्थापन करना, जब पदों को ऐसे स्थापित करना। मैंने क्या बोला, शब्द शब्द जो हैं जब वाक्य में प्रयोग करने के योग्य हो जाएं तो उसको पद बोला जाता है। तो उन पदों को ऐसे लगाना जैसे वाक्य में लगाए जाते हैं, बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से, तभी एक भाषा जो है गरिमा में बन जाती है। तो क्या कहा जा रहा है कि गरिमा का अर्थ, रचना में गरिमा का अर्थ है पदों का सम्यक क्रम विन्यास। ठीक है, पद योजना की गरिमा रचना के अर्थ उत्कर्ष में सहायक होती है। क्या कहा जा रहा है, पद योजना की जो गरिमा है रचना के अर्थ उत्कर्ष में सहायक होती है, उतना ही अधिक अच्छा उसका अर्थ होगा जितनी पद योजना होगी। ओके, तो ये रहे 5 तत्व साथियों। अभी उदात्त सिद्धांत के 3 विरोधी तत्व भी हैं। हमने 5 उनके पॉजिटिव तत्व जो सकारात्मक तत्व क्या स्वीकार किए हैं, लोजाइनस ने बहुत स्वीकार करते हुए उनके माध्यम से हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अभी हम उनके विरोधी तत्व क्या क्या हैं उदात्त सिद्धांत के लोजाइनस द्वारा दिए गए वो पढ़ते हैं। शब्दाडंबर। अभी देखो, शब्द आडंबर, शब्दों का आडंबर। कई बार शब्द हम ऐसे प्रयोग कर देते हैं जिनका कोई खास अर्थ प्रयोग, जैसा खास अर्थ नहीं निकलता हो लेकिन फिर भी हम बोलते रहते हैं। जैसे हम किशोरावस्था में हैं, है ना, अपनी वाणी बोल रहे हैं दोस्तों के बीच में, जो भी भाषा का प्रयोग कर बहुत बेतुकी से होती है, तो आडंबर हो जाता है वहाँ पर शब्दों का, इसलिए शब्द आडंबरा है। ये जहाँ पर तत्व शब्दाडंबर। ओके, उदात्त के लिए आत्मा की गरिमा आवश्यक है, उदात्त सिद्धांत के लिए। इसीलिए ओलोजाइनस ने कहा कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और साथियों, इस कोट को, इस लाइन को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछी गई है किसका वचन है, किसने कहा है कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए शब्दों का चयन बहुत आवश्यक होता है, खूबसूरती से करना चाहिए। मैंने बोला ना, किशोरावस्था में जो एडोलेसेंस पीरियड के बच्चे होते हैं, 13 से लेकर 20 साल के बच्चे, वो जब क्लास में होते हैं, टीचर नहीं है, तो ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जो कि अशोभनीय होती है। तो कई बार उनका अर्थ नहीं निकलता है, फिर भी कुछ ऐसा नाम रख देंगे बच्चे का जिसका वो अर्थ नहीं है, या फिर कोई ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो शब्द आडंबर हो जाता है। ओके, तो शब्द आडंबर से उदात्त सिद्धांत की कोई स्वीकारता नहीं कह सकते। उदात्त सिद्धांत स्वीकार ही नहीं हो सकता है, असंभव ही नहीं उदात्तता। आगे है बलिष्ठता। बालिशता है वचकानापन। क्या है साथियों, वचकानापन। ओके, तो ये भी नहीं होना चाहिए। भाषा का प्रयोग करते समय उदात्त सिद्धांत को हम तभी कामयाब कर पाएंगे जब बलिष्ठता ना हो, बालिशता, वचकानापन। भव्यता के विपरीत इस दोष की उत्पत्ति कमजोर और कुंठित बुद्धि से होती है। रचना बढ़ धार बनाने की जगह जड़ हो जाती है। तो वही किशोरावस्था के बच्चे ज़्यादा प्रयोग करते हैं इस तरह की बचकानी हरकतें, बचकानी भाषा का प्रयोग। बड़े भी कर देते हैं, कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिसको पढ़ते हैं लोग, लेकिन उसमें बचकाना लिखा होता है। आगे भावाडंबर। इसके अंतर आडंबर से मतलब एक प्रकार का पाखंड भी हम ले सकते हैं साथियों। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा जा रहा है कि इसके अंतर्गत स्थान अनपेक्षित तथा अनुचित भावातिरिक्त आते हैं। इसमें असंयमित रूप से भावों को अमर्यादित व्यक्ति की जाती है, मतलब भावों का आडंबर भी होता है। ठीक है, जिस प्रकार के शब्दों का पाखंड होता है उस पर भावों, इमोशंस का भी होता है। तो ये इन्होंने 3 जो हैं अस्वीकार कर दिए उदात्त के तत्व, तो बिल्कुल नहीं होना। एक उदात्त सिद्धांत मैंने ऊपर बताया ना क्या है उसका विशेषता, मुख्य रूप से एक तो मनुष्य की स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, ठीक है, फिर भावानुभूति होती है प्रबल बहुत अच्छी भावानुभूति, भावों की अनुभूति, महान विचार, असाधारण और दिंगत व्यापी कल्पना, मतलब क्षितिज जहाँ जमीन आसमान एक हो रहे हों उस तरह की कल्पना जो है वो भी कामयाब होती है, तब जाकर उदात्त सिद्धांत बनता है। ठीक है, उदात्त सिद्धांत तो ये भाषा को और ज़्यादा सुंदर बना देता है, ये है इसकी विशेषता है, और जो स्रोत है वो भी आपने याद कर लेने हैं। वैसे तो मैंने जितने भी पाश्चात्य विद्वान हुए हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है साथियों, उनकी सबकी पुस्तकों के बारे में बताया हुआ है, उनके समय काल, उनके
है ना, जितना उनका समय रहा है, जिस दौरान रहे, जिस समय के दौरान वो जीवित रहे, जीवन यापन किया, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन लोजाइनस का मैं यहाँ पर समझा रहा था, तो लोजाइनस का जो समय माना गया है वो 1 ईस्वी से लेकर पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के बीच उनका जन्म हुआ, और कोई एक्यूरेट जैसे बोले को कोई निश्चित तिथि दिनांक जो है सामने उभर कर नहीं आया है। सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है कि पहली सदी से लेकर तीसरी सदी के बीच में पैदा हुए, कभी पैदा हुए होंगे इस दौरान। आगे इनकी जो पुस्तक है वो है ग्रीक भाषा में पेरी इप्सुस। क्या है? पेरी पोइटिक्स नहीं, वो तो अरस्तु की है। पेरी इप्सुस याद रखिएगा नाम। और इसका इंग्लिश अनुवाद है वो है साथियों ऑन द सबलाइम। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है, माफ़ करिएगा। तो ऑन द सबलाइम उस पुस्तक का, पेरी इप्सुस पुस्तक का इंग्लिश अनुवाद है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी यदि जानना चाहते हैं कि अन्य जितने विद्वान हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित, उनकी पुस्तकें क्या हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, जितना चाहिए था साथियों। लोजाइनस के उदार सिद्धांत के बारे में मैंने उतना ही समझा। वैसे तो बहुत लंबा सिद्धांत है, लेकिन मुझे लगा कि इतना ही पूछा जाता है तो इतना ही समझाना चाहिए। धन्यवाद। सुरक्षित रहें।